लीगल यशफोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत 10-11 दिनों से जो देश की आन बान शान, देश का मान पूरे विश्व में ऊपर उठाने वाले हमारे देश के गौरव हैं, देश के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हमारे देश को गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल तथा सिल्वर मेडल दिलाया और अपने देश का नाम उज्जवल किया, जो हमारे देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत रहे। उन लोगों के द्वारा एक ऐसा घिनौना कृत्य, ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया गया हमारे देश के कबड्डी संघ के जो अध्यक्ष हैं, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विगत 12 दिनों से धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है। साथियों, वैसे तो हमारे देश में अक्सर यह देखा जाता है कि जो देश के संभ्रांत लोग हैं, जो बाहुबली हैं, जो बलशाली लोग हैं, जो घर गांव के संभ्रांत यानी थोड़े बड़े किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस में आप रिपोर्ट लिखाने जाएं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। ये आम बात है। तभी पुलिस अधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक से शिकायत किया जाता है, पुलिस कमिश्नर से शिकायत किया जाता है, पुलिस महानिदेशक से शिकायत किया जाता है, कलेक्टर से शिकायत किया जाता है कि हमने पुलिस थाना में फला तारीख को FIR किया था, लेकिन हमारे FIR पर कोई ध्यान थाना प्रभारी के द्वारा नहीं दिया गया। यह आम बातें थी, हमेशा सुनने को आती थी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए आन बान शान हो, देश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हों, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, ऐसे चर्चित व्यक्ति के द्वारा FIR करना और उनका FIR न निकलना बहुत ही गंभीर विकराल समस्या की ओर इंगित करता है। साथियों, हम मानते हैं कि जो हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं वह भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लेकिन जो गोल्ड मेडल जीते हैं, जो हमारे देश के गौरव को बढ़ाए हैं, यानी हमारे देश का आन मान शान बढ़ाए हैं, ऐसे लोग अगर आरोप लगाते हैं, वो भी एक नहीं 7-7 लोग आरोप लगाते हैं, तो उनके आरोप को नजरअंदाज कर देना यह बहुत ही बड़ी समस्या की ओर इंगित करता है। और यह इंगित करता है कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र बचा है, क्या हमारे देश में न्याय का शासन चल रहा है, क्या हमारे देश में लोग कानून का पालन कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों को, जो देश के, पूरे देश के मसीहा हैं, पूरे देश उनसे परिचित है, ऐसे लोगों को अपने खिलाफ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद FIR दर्ज हो, तो आम गरीब, आम आवाम जो अनपढ़ है, वह व्यक्ति जो किसी कीमत पर तो वो थाने तक पहुंचता है, थाने से आगे पुलिस अधीक्षक का कार्यालय कहाँ है उसको पता नहीं है, उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। ये आज न्याय तंत्र पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन फिर भी साथियों, आज के वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या दिल्ली पुलिस कानून का पालन नहीं कर रही है। तो जैसा कि हम इस प्रश्न का इस वीडियो में उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तथा व्हाट इज ऑफेंस ऑफ बृजभूषण सिंह जी के ऊपर कौन कौन से ऑफेंस लगे हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। साथियों,
जैसा कि हम बता रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस कानून का पालन नहीं कर रही है, तो पहले तो जो भी रहा होगा, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कानून का पालन कर रही है। लेकिन अब इसमें मुख्य चीज ये आ रही है कि बृजभूषण सिंह के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। साथियों, पुलिस अपना कानून का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, या हम ये देखें कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है बृजभूषण शरण सिंह को, तो हम सबसे पहले हमें ऑफेंस देखना होगा, धारा देखना होगा कि आखिर कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। क्योंकि साथियों, पहले किसी भी संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो जाता था तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन 2012 से, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए हैं, और उन महत्वपूर्ण सिद्धांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चाहे अपराध संज्ञेय भी हो तब भी पुलिस 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तार नहीं करेगी। तो साथियों, मेरा कहना है कि जो भी अपराध, जो भी ऑफेंस बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, वो सभी अपराध 7 साल से कम सजा के अपराध हैं। अगर 7 साल से कम सजा के अपराध हैं और अपराधी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करता हो, जहां बुलाए पुलिस वहां जाता हो और पुलिस के बातों का जवाब देता हो, यानी कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन को, तो पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेगी। ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अरनेश कुमार वाले जजमेंट में स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। लेकिन हमारे आंदोलनकारी साथियों को ये लगा कि पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, फिर भी गिरफ्तार नहीं। साथियों, पॉक्सो एक्ट 2012 में बना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करना। जो किसी तरह से जो नाबालिग टाइप के बच्चे होते हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई यौन दुराचार करे या उनके अंगों को गलत ढंग से, गलत आशय से टच करे, तो ऐसे बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए पॉक्सो एक्ट बना था। पॉक्सो एक्ट में भी कई धाराएं हैं, सभी धाराएं गंभीर नहीं है। जो बृजभूषण सिंह के ऊपर धारा लगी है पॉक्सो एक्ट की धारा 10 लगी है। धारा 10 जो है साथियों, धारा 10 गंभीर यौन अपराध है, लेकिन धारा 10 में मात्र 5 वर्ष के ही सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जो यौन उत्पीड़न का आरोप अन्य हमारे खिलाड़ियों के द्वारा लगाया जा रहा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक धारा लगा है 354D। 354D को अगर हम देखें तो यह एक तरह से पीछा करना या कोई इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट वगैरह पर छायाचित्र वगैरह जो आते हैं अश्लील, उन चीज़ों को दिखाना या गलत निगाह से उसका पीछा करना, गलत आशय से तंग माने बार बार बुलाना, या उस तरह का जो आरोप है वह लगा है 354D। अगर हम 354D को देखें तो यह भी संज्ञेय अपराध है, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष का है। इसी के अलावा इनके ऊपर कुछ ऑफेंस लगे हैं 345 का,
345 ए और 345, तो 345 को अगर हम देखें तो ये भी संज्ञेय अपराध है और इसमें किसी व्यक्ति को यह जानते हुए सदोष परिरोध में रखना, सदोष परिरोध में रखना, यानी कि यह जानते हुए कि यह गलत है, मैं उसको जबरदस्ती जैसे अपने कमरे में बुलाता हूँ, अपने पास जबरदस्ती बैठाता हूँ, यानी सदोष परिरोध माने जानते हुए भी उसको एक तरह से उसके ऊपर दबाव डाल के इस तरह से अपने पास रखना या अपने पास बुलाना। इसी तरह से अगर सदोष परिरोध को हम कारावास भी ये जानते हुए कि वो निर्दोष है और उसको कारावास में डालना भी माना जाता है, तो इसमें भी जो अपराध का सजा है ये सिर्फ 2 वर्ष का है। तो साथियों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी 189/2023 क्रिमिनल रिट पिटीशन, जिसका फाइनल जजमेंट 4 मई 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया और उस रिट पिटीशन को डिस्पोज यानी समाप्त कर दिया गया। उस रिट पिटीशन के आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि आपने सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए रिट पिटीशन फाइल किया था। हालांकि इस मैटर को इतना साधारण वे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाप्त किया, क्योंकि जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तो सारे पुलिस मिशनरी पर सवाल पैदा होता है, सारे व्यवस्थापिका पर सवाल पैदा होता है कि आखिर उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय तक क्यों आना पड़ा। खैर, वो जो भी बात हो, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में स्पष्ट इंगित किया है कि आपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए रिट पिटीशन फाइल किया था, दोषी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसलिए अब इस रिट पिटीशन का कोई महत्व तो नहीं रह गया है, इसलिए मैं इस रिट पिटीशन को समाप्त करता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो आप 482 के तहत हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। 482 का जिक्र इसमें किया गया है। साथियों, 482 क्या है? 482 के तहत आप जो ऑफेंस लगे हैं बृजभूषण सिंह के ऊपर, अगर मान लीजिए पुलिस उनके प्रभाव के बदौलत जिन धाराओं में अपराध लगना चाहिए था उन धाराओं में अपराध न लगा के बहुत ही सिंपल धाराओं में एफआईआर अपराध पंजीबद्ध कर रही है, तो आप उस एफआईआर को चैलेंज करने के लिए 382 में हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी बोला है कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जाएं। आप एफआईआर की कॉपी वैसे आप लोगों को मिली होगी, आप लोगों को बेखूबी मालूम होगा कि किस ऑफेंस में बृजभूषण सिंह के ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अगर आपके अपराध के अनुसार उनके अपराध के समान धाराओं में अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आपको 382 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और कड़े अपराधों में उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। जो कड़े धारा हैं, जैसे हम यौन दुष्कर्म का ही मान लें, यौन अपराध माने 354 जो बना था अभी, उसमें भी बहुत सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं। उसमें भी ए से लेकर डी तक के अपराधों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से सभी गंभीर नहीं है, सभी बहुत कठिन नहीं है। साथियों,
इसमें से जो बृजभूषण सिंह के द्वारा लगा है 354D लगा है, जिसमें 3 वर्ष का ही कारावास है। इसमें अगर हम 354 ख देखें या 354 क देखें, इनमें भी 3 वर्ष है, लेकिन 354 ख जो है उसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर 354B लगता है तो निश्चित रूप से उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि अरनेश कुमार वाले मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन जो है वो ओनली 7 वर्ष से कम सजाओं के लिए है। अगर 7 वर्ष से अधिक सजा वाला ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को गिरफ्तार होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है, चाहे भले ही 7 वर्ष से कम सजा के प्रावधान वाले अपराधों में पंजीबद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी वह इतना प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वह देश के एक पॉपुलर व्यक्ति हैं जिनका पूरे समाज पर एक प्रभाव है, माने वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रभाव से निश्चित रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकता है, साक्ष्य को समाप्त कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन गिरफ्तार करने का जो गाइडलाइन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसके हिसाब से पुलिस कार्य कर रही है और उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। पॉक्सो एक्ट का जो नियम है, 1 माह के अंदर चालान न्यायालय के अंदर प्रस्तुत होना है। 1 माह के अंदर में जैसे ही चालान प्रस्तुत होगा माननीय न्यायालय में, वहाँ पे आरोपी को अपना नियमित जमानत कराना होगा। नियमित जमानत जहाँ पे कराने के लिए आवेदन जिस न्यायालय में प्रस्तुत करेगी दिल्ली पुलिस, उस न्यायालय में हम अपने खिलाड़ियों से अनुरोध करते हैं तथा जो आंदोलनकारी हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि वहाँ पे आप लोग आपत्ति लगाइए और इस रीजन को उठाइए कि यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इनको अगर जमानत दे दिया गया तो ये एविडेंस को प्रभावित करेंगे, एविडेंस समाप्त करेंगे, जिससे उनका जो जमानत आवेदन है वो खारिज हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।